मैं उत्कर्ष श्रीवास्तव आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जामिस्तान में। एग्जामिस्तान की महाअभ्यास सीरीज़ में आपका स्वागत है। हमारा ये चैनल आपके लिए एक महाअभ्यास सीरीज़ चला रहा है जिसमें आपकी प्रैक्टिस को और भी बेहतर किया जा सके। इसके तहत हम लोग 50 प्रश्न प्रतिदिन किसी न किसी विषय के आपको प्रैक्टिस के लिए देते हैं और उसका फुल एक्सप्लेनेशन भी प्रदान करते हैं। इस समय का जो विषय चल रहा है वो पॉलिटी है और उसका टॉपिक संसद है, जिसका आज दूसरा पार्ट शुरू होने जा रहा है। पहले पार्ट के लिए आप लोग जो हमारा चैनल है उस पर जा सकते हैं और इसके डिस्क्रिप्शन में भी एक लिंक पहले पार्ट की दे दी जाएगी। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, इसको अपने साथियों के साथ शेयर कीजिएगा जिससे उन्हें भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए शुरू करते हैं आज का पार्ट 2 संसद के 50 प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न है प्रथम लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। यानी जो हमारी प्रथम लोकसभा थी उसके पहले अध्यक्ष कौन थे, तो पहले अध्यक्ष बने थे श्री जी.वी. मावलंकर जी। जी.वी. मावलंकर जी जो हमारी प्रथम लोकसभा थी उसकी पहली बैठक 13 मई सन 1952 को हुई थी। प्रथम लोकसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। प्रथम लोकसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी, जिसमें 15 मई को गणेश वासुदेव मावलंकर यानी कि जी.वी. मावलंकर को लोकसभा का पहला अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है ना। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। अविश्वास प्रस्ताव इसलिए लाया जाता है जिससे कि जो हमारे स्पीकर हैं उनको उनके स्थान से हटाया जा सके। तो ये जाहिर सी बात है विपक्षी दल के लोग करते हैं। तो ऐसे पहले स्पीकर कौन से थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, तो उसमें ऑप्शन है बी.आर. जाखड़, जी.वी. मावलंकर, हुकुम सिंह या के.एस. हेगड़े। ये प्रश्न यूपी पीसीएस मेंस 2018, 2008 और यूपी पीसीएस मेंस 2007 में पूछा गया है। साथियों, इसका भी उत्तर जी.वी. मावलंकर ही है। जी.वी. मावलंकर जो थे उन्हीं के खिलाफ पहली बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। ये प्रस्ताव 15 दिसंबर सन 1954 को, ये प्रस्ताव 15 दिसंबर सन 1954 को जे.बी. कृपलानी और उनकी पार्टी के द्वारा, जे.बी. कृपलानी और उनके सहयोगियों के द्वारा लाया गया था, लेकिन ये प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया गया था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 3, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन रही हैं। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। ये प्रश्न यूपी पीसीएस प्री 2000 और यूपी लोअर स्पेशल प्री 2004 में पूछा गया है कि लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। महिला अध्यक्ष पहली थी विजय लक्ष्मी पंडित थी, या सुचेता कृपलानी थी, या तारकेश्वरी सिन्हा थी, या मीरा कुमार थी। तो साथियों, जो लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष थी उनका नाम था मीरा कुमार। मीरा कुमार जी पहली महिला अध्यक्ष थी। ये 15वीं लोकसभा की अध्यक्ष हुई। ये 15वीं लोकसभा की अध्यक्ष हुई, यानी 15th लोकसभा जो थी उसकी अध्यक्ष बनी थी मीरा कुमार जी। मीरा कुमार जी इस समय वर्तमान में जो लोकसभा चल रही है 17वीं लोकसभा है, और उसके जो अध्यक्ष हैं वो ओम बिड़ला हैं। कौन है? ओम बिड़ला। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, जो कि यूपी पीसीएस मेंस 2016 में पूछा गया। यदि उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता कर रहे हों तो उन्हें एक अधिकार प्राप्त है, वह क्या है। उपाध्यक्ष यानी लोकसभा का अध्यक्ष और लोकसभा का उपाध्यक्ष, जो उपाध्यक्ष जी हैं वो अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अगर अध्यक्षता कर रहे हैं तो उन्हें एक कौन सा अधिकार है जो प्राप्त है निम्न ऑप्शंस में से। पहला अधिकार है लोकसभा के विचार विमर्श में भाग ले सकते हैं। लोकसभा के विचार विमर्श में भाग ले सकते हैं। दूसरा है सदस्य के रूप में सदन के समक्ष किसी प्रस्ताव पर मतदान कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है मत बराबरी की अवस्था में मतदान कर सकते हैं। और चौथा ऑप्शन है अध्यक्ष की अनुपस्थिति में संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता का अधिकार नहीं रखते हैं। तो वो कौन सा एक अधिकार है जो कि उपाध्यक्ष के पास होता है जब वो अध्यक्षता कर रहे हो। तो ऐसा अधिकार है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है वो ये बताता है कि यदि मत बराबर हो जाते हैं तो टाई ब्रेकर वोट या कास्टिंग वोट जो होता है, जिसके जरिए बराबरी की अवस्था में वो ये निर्णय ले सकते हैं कि किसकी तरफ उन्हें मत देना है, तो वो उपाध्यक्ष एज ए अध्यक्ष के रूप में ये कार्य कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है लोकसभा के विचार विमर्श में भाग ले सकते हैं। दूसरा ऑप्शन था सदस्य के रूप में सदन के समक्ष किसी प्रस्ताव पर मतदान नहीं कर सकते। ये भी नहीं कर सकते, पहला भी दूसरा भी। तीसरा ऑप्शन जो है वही कर सकते हैं और अध्यक्ष की अनुपस्थिति में संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता का अधिकार नहीं रखते हैं। ये भी अधिकार है उन्हें, जब अध्यक्ष हैं तो संयुक्त बैठक में अध्यक्षता भी कर सकते हैं। इसलिए जो तीसरा ऑप्शन है वो सही है। और हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, यूपी पीसीएस प्री 2015 में निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे। जनजाति से चुने जाने वाले पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे।
जनजाति से चुने जाने वाले जीवी मावलंकर, जीएमसी बालयोगी, मनोहर जोशी या पीएस संगमा। तो साथियों ये चौथा ऑप्शन जो है पीएस संगमा जी, यही थे प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष। सन 1995 में पहली बार ये जनजातीय केंद्रीय मंत्री बने थे और सन 1996 में इन्हें पहले जनजातीय अध्यक्ष के रूप में लोकसभा के चुना गया था। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, प्रश्न नंबर 7। लोकसभा सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है। लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है केंद्रीय गृह मंत्रालय से, संसदीय मामलों के मंत्रालय द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा या लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। तो साथियों लोकसभा का जो सचिवालय है वो डायरेक्टली रूल किया जाता है या गवर्न किया जाता है बाई लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। लोकसभा का सचिवालय सीधे रेगुलेट किया जाता है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। यूपीएस पीसीएस प्री 1997 का प्रश्न है। अगले बढ़ते हैं आगे, प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से किसकी देखरेख में काम करता है? फिर से वैसा ही क्वेश्चन दोबारा लौट के हमारे सामने आया है, तो इसमें भी उत्तर वही होगा, लोकसभा के अध्यक्ष। किसके अंतर्गत काम करता है? लोकसभा के अध्यक्ष। यूके पीसीएस प्री 2012 में पूछा हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्न में से किस स्तर पर होती है? आम बहस किस स्तर पर होती है साथियों? देखते हैं। विधेयक की प्रस्तुति के समय, द्वितीय वाचन में, प्रतिवेदन स्तर पर या तृतीय वाचन में? इसे समझने के लिए हमें पहले सारे स्टेप्स को समझना होगा। तो पहला स्टेप जो होता है, यानी जो प्रथम स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप होता है किसी भी विधेयक के लिए, वो होता है विधेयक को लाना या विधेयक का लाया जाना। तो विधेयक को जब पुनर्स्थापित करने का प्रक्रम होता है, उसका प्रथम वाचन जब उसे पहली बार प्रस्तुत किया जाए तो वो फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप, दूसरे स्टेप में इस पर विचार विमर्श किया जाता है। इस पर क्या किया जाता है? विधेयक पर विचार विमर्श किया जाता है। दूसरे स्टेप में विचार विमर्श किया जाता है, दूसरे स्टेप में विचार विमर्श किया जाता है, और इसी स्तर पर आम बहस भी होती है। जब विचार विमर्श करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें आम बहस भी की जाती है। दूसरे स्तर पर ही आम बहस भी की जाती है। साथियों इधर देख सकते हैं, पहले स्टेप में विधेयक को प्रस्तुत करना, पहले स्टेप में विधेयक को पुनः स्थापित करना जिसे कहते हैं, या प्रस्तुत करना। दूसरा जो स्टेप है उसमें विधेयक पर आम बहस की जाती है, यहीं पर विचार विमर्श भी किया जाता है, इसी को द्वितीय वाचन। अब द्वितीय वाचन में ही सभा विधेयक को प्रवर समिति या दोनों सभाओं की संयुक्त समिति को सौंप सकती है। फिर इसके बाद जो तृतीय वाचन होता है उसमें जो विधेयक है उसको पारित किया जाता है। तृतीय वाचन या थर्ड स्टेप में इसको पारित करने की प्रक्रिया पूर्ण की जाती है। थर्ड स्टेप में इसको पारित करने की पहले में प्रस्तुत किया जाएगा, दूसरे में इस पर विचार विमर्श किया जाएगा, आम बहस भी दूसरे में ही होगी, और तृतीय वाचन में इसका पारित करने के लिए जो भी यथासंभव इसमें बदलाव करने होंगे, संशोधन करने होंगे, वो करके पारित कर दिया जाता है। तो अब हम अपने प्रश्न पे आते हैं। हमारा प्रश्न था लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होती है? तो अभी आपको बताया गया द्वितीय वाचन में किसी भी विधेयक पर आम बहस भी होती है। ये प्रश्न अभी हाल ही में यूपी पीसीएस मेंस 2016 में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, जो कि यूपी पीसीएस स्पेशल मेंस 2004 की परीक्षा में पूछा गया है। निम्न में कौन सी शक्तियां लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में अनन्य रूप से प्राप्त हैं? तो साथियों ये चीज़ याद रखिएगा कि लोकसभा लोगों की सभा है, यानी जनता की जो प्रत्यक्ष ताकत है वो लोकसभा के पास होती है, और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाला जो सदन है उसे राज्यसभा कहा जाता है। तो लोकसभा धन या, अब ऑप्शन देखते हैं अपने, धन या वित्त विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। धन वित्त विधेयक के निरस्तीकरण अथवा संशोधन के संबंध में, मंत्री परिषद के उत्तरदायित्व के संबंध में, अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के संबंध में। देखिए साथियों, लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में अनन्य रूप से प्राप्त कौन सी शक्तियाँ हैं? यानी लोकसभा के पास धन की शक्ति होती है। धन की शक्ति का मतलब ये हुआ कि जब कोई भी धन या वित्त विधेयक होता है वो केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। प्रस्तुत यानी इसका प्रस्ताव जो पहली बार पेश किया जाएगा वो लोकसभा में पेश किया जाएगा, और यहाँ से पास होने के बाद उस पर सजेशंस लेने के लिए या विचार विमर्श करने के लिए या सहायता लेने के लिए राज्यसभा में भेजा तो जाता है, और राज्यसभा अपना जो मत है वो उसके प्रति बता सकती है, लेकिन उसे मानने के लिए लोकसभा कतई भी बाध्य नहीं है। और 14 दिनों तक यदि राज्यसभा इस धन विधेयक को लोकसभा को वापस नहीं करती है तो ऐसा माना जाता है कि वो जो धन विधेयक है वो यहीं पर पारित हो गया। आगे बढ़ते हैं साथियों प्रश्न नंबर 11 की ओर। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यसभा की एक एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है? अभी हमने पिछला प्रश्न 10 देखा था, इसमें चौथा ऑप्शन जो था ये आप ध्यान से देखिए, अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के संबंध में। आर्टिकल 312 की बात करता है, ये बात करता है आर्टिकल 312 की।
312 में राज्यसभा को ये अनन्य शक्ति प्राप्त है, यानी एक्सक्लूसिव पावर ऑफ राज्यसभा है ये, जिसका प्रयोग सिर्फ राज्यसभा कर सकती है कि देश में किसी भी प्रकार की अखिल भारतीय सेवा का जो नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन है वो राज्यसभा ही कर सकती है। यह आर्टिकल 312 में बताया जाता है संविधान में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो 11वां प्रश्न है हमारा, उसमें निम्नलिखित में से कौन सा राज्यसभा की एक एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है। ये यूपी पीसीएस प्री 1997 का प्रश्न है। पहला, नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। दूसरा, आकस्मिक रिक्ति में। तीसरा, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, किसी राज्य की विधान परिषद की समाप्ति। या चौथा, अपने सभापति को अपदस्थ करना। साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यसभा की एक एकांतिक शक्ति है, यानी एक्सक्लूसिव पावर है। एक्सक्लूसिव का मतलब जो सिर्फ इसी के पास है। तो उसमें याद रखिए, नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन जो है ये राज्यसभा की एक्सक्लूसिव पावर है और आर्टिकल 312 में बताया गया। आइए जान लेते हैं कुछ राज्यसभा की एक्सक्लूसिव पावर्स के बारे में। तो आर्टिकल 312 में किसी भी प्रकार की देश में नई अखिल भारतीय सेवाओं का जो सृजन है वो राज्यसभा कर सकती है। इसके साथ साथ आर्टिकल 249 में राज्य सूची के किसी विषय को यदि राज्यसभा सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से एक संकल्प पारित कर दे और ये बताए कि राज्य सूची का वो विषय राष्ट्रीय हित से संबंधित है, तो संसद को उस पर कानून बनाने का पूरा अधिकार हो जाता है या उसे अधिकृत कर दिया जाता है। आर्टिकल 312 एक्सक्लूसिव पावर में, 249 एक्सक्लूसिव पावर में है राज्यसभा की। इसके साथ साथ राज्यसभा में क्या होता है, जो उपराष्ट्रपति होता है हमारा, यही राज्यसभा का सभापति भी होता है, उपराष्ट्रपति। इसको यदि आपको पदच्युत करना है, यानी अगर इसे अपने पद से हटाना है, उपराष्ट्रपति जी को अपने पद से हटाना है, तो इसका जो प्रस्ताव है वो सिर्फ राज्यसभा में ही प्रारंभ में लाया जा सकता है। राज्यसभा में ही प्रारंभ किया जा सकता है या प्रस्ताव राज्यसभा में ही लाया जा सकता है। तो ये राज्यसभा की एक्सक्लूसिव पावर्स हैं। इसके बाद देखते हैं हम अगले प्रश्न को। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती तो कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए साथियों। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। 15वीं लोकसभा में महिला सदस्यों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये प्रश्न बहुत ही पुराना है, 2013 का है, जो कि राजस्थानी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज या आरटीएस के प्री एग्ज़ाम 2013 में पूछा गया था। उसी समय के अनुसार ये प्रश्न है और उसी समय के अनुसार इसके ऑप्शंस भी हैं। वो लोकसभा के कुल सदस्यों के 10% से कम है, या हाल ही के जो चुनाव हुए थे उसी के प्रश्न से संबंधित है। तो इसमें पूछा गया है 15वीं लोकसभा में महिला सदस्यों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि वे लोकसभा के कुल सदस्यों से 10% कम हैं। अधिकतम लोग महिला सदस्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से हैं। राजस्थान से 3 महिला सदस्य निर्वाचित हुई हैं। अधिकतम महिला सदस्य उत्तर प्रदेश से निर्वाचित हुई हैं। उपर्युक्त में से कौन से सही है, ABC, BCD, ACD या ABD। साथियों ध्यान दीजिए, जो ये पुराना प्रश्न है तो इस पुराने प्रश्न से, हालांकि एक पहले की करंट से रिलेटेड प्रश्न है और इसको समझते हैं। कांग्रेस पार्टी से 4 और भारतीय जनता पार्टी से 32 महिला सदस्य चुने गए, वो भी हाल ही के चुनाव की बात हो रही है। तो इस प्रश्न को हम लोग थोड़ी देर के लिए होल्ड कर देते हैं या इसे हटा देते हैं, क्योंकि अभी हमारे मतलब का नहीं है। अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। राज्यसभा में होते हैं, अब ये पूछा गया है प्रश्न कि राज्यसभा में होते हैं। ये 52 से लेकर 55वीं BPSC की प्री परीक्षा 2011 का प्रश्न है। 280 सदस्य, जिसमें 20 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। 27 सदस्य, जिनमें से 18 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। 250 सदस्य, जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, या 252 सदस्य, जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो साथियों आप ध्यान से देखें तो ये राज्यसभा के प्रश्न अब प्रारंभ हो चुके हैं। ज़्यादातर प्रश्न राज्यसभा से जुड़े हुए होंगे, तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही है। राज्यसभा का जो कहने का मतलब ये है संगठन है, उसमें 250 सदस्य होते हैं। 250 सदस्यों में सबसे पहले 12 सदस्य जो हैं वो राष्ट्रपति मनोनीत करता है अपने अपने विषयों की स्पेशल नॉलेज रखने वाले और प्रैक्टिकल नॉलेज रखने वाले सदस्यों को। ऐसा 4 क्षेत्रों में किया। तो ये 4 डिफरेंट फील्ड से चुने जाते हैं। जो फील्ड्स हैं वो है आर्ट, दूसरी है साइंस, लिटरेचर यानी कि साहित्य, और चौथी फील्ड जो है वो है सोशल सर्विस या सामाजिक सेवा।
4 अलग अलग फील्ड से 12 सदस्यों का नॉमिनेशन करते हैं राष्ट्रपति जी। साहित्य, विज्ञान, कला और सोशल सर्विस यानी कि सामाजिक सेवा। ये 12 सदस्य होते हैं 250 में से। बाकी के जो 238 सदस्य हैं उनका चुनाव राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से होता है। बाकी के जो 238 सदस्य हैं उनका चुनाव राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से होता है, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से। और ऐसा ये नहीं कि कोई भी बता सकता है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 80 कहता है, जिसमें राज्यसभा के बारे में वर्णन किया गया है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 79, कल मैंने आपको बताया भी था, 79 में संसद है, फिर आर्टिकल नंबर 80 में राज्यसभा है और 81 में लोकसभा का वर्णन किया गया है। साथियों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर 14 बीपीएससी प्री 1992 का प्रश्न है। राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किस आधार पर दिया जाता है? 38वें बीपीएससी में पूछा गया ये प्रश्न है। राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किस आधार पर दिया जाता है? तो प्रत्येक राज्य के लिए बराबर बराबर प्रतिनिधित्व होता है, या उनके जनसंख्या के अनुपात में होता है, या तो फिर उनके क्षेत्रफल के अनुपात में होता है, और इसके पश्चात उनके राजस्व के अनुपात में स्थान दिया जाता है। ऐसा नहीं है साथियों। जो मुख्य रूप से राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व दिया गया है वो जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के अनुपात के आधार पर दिया गया है, जिसके तहत क्या होता है कि जिस क्षेत्र की जनसंख्या जितनी ज़्यादा होती है वहाँ पर सीटें भी ज़्यादा होती हैं, जिससे कि उनका रिप्रेजेंटेशन बेहतर तरीके से राज्यसभा में पहुँच सके। और जहाँ पर सीटें लोग कम होते हैं, पॉपुलेशन कम होती है, जनसंख्या कम होती है, वहाँ पर सीटें भी कम ही मिलती हैं। इसका उदाहरण देखा जा सकता है कि हमारा जो यूपी है, यूपी में सीटों की संख्या 31 है राज्यसभा में, जबकि अगर हम नॉर्थ ईस्ट में देख लें, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, इन सब स्टेट्स में तो सभी में प्रतिनिधित्व एक एक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यूपी की जनसंख्या ज़्यादा है और इन छोटे छोटे स्टेट्स की जो पूर्वोत्तर के नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं उनकी जो पॉपुलेशन है वो कुछ कम है। सभी का रिप्रेजेंटेशन समान अनुपात में हो, इसलिए जनसंख्या के आधार पर सीटों का बंटवारा किया गया है। ऐसा लोकसभा में भी देखने को मिलता है। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। ये प्रश्न है यूपी पीसीएस प्री 1990 में आया हुआ। राज्यसभा के सदस्य, चूँकि राज्यसभा के सदस्य हैं तो कैसे चुने जाएंगे? राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा, राज्य की विधान परिषदों के द्वारा, राज्यों की विधानसभा और विधान परिषदों के द्वारा, या नगर पालिका के सदस्यों एवं ग्राम पंचायत के सदस्यों के द्वारा। तो मेरे प्यारे साथियों आइए देखते हैं कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है। राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका चुनाव सीधे सीधे जो राज्य होते हैं, राज्यों में जो विधानसभाएं होती हैं, राज्यों में विधानसभाएं होती हैं, राज्यों में विधानसभाएं होती हैं, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा होता है। विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। बात पर ध्यान दीजिएगा, सदस्य जो चुने जाएंगे राज्यसभा के और कहाँ से चुने जाएंगे? राज्यों से, राज्यों की विधानसभाओं से और वहाँ के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। और इनका चुनाव अप्रत्यक्ष विधि से होता है। अप्रत्यक्ष विधि का मतलब ये होता है कि इनके चुनाव में जो हमारी जनता है, जैसे कि जो जनता है वो मतदान डायरेक्टली नहीं करती, उनके द्वारा जो चुने हुए विधायक हैं, जो निर्वाचित विधानसभा सदस्य हैं, वो मतदान करते हैं राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करने के लिए। उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। इनका जो चुनाव है, इनका जो इलेक्शन है राज्यसभा के सदस्यों का, वो एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है और समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा होता है। समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा इनका चयन होता है। तो ये बात जो याद रखने योग्य है, सबसे बड़ी बात, कि राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा इनका चुनाव होता है। और यहाँ के भी जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, किनके द्वारा? राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये प्रश्न समझ में आ रहे हैं। हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि प्रश्न नंबर 16 है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? यूपी पीसीएस प्री 1992 का प्रश्न है। तो सदस्यों का जो कार्यकाल है, पहली बात तो ये कि राज्यसभा जो है खुद में एक स्थायी सदन है। राज्यसभा स्वयं में एक स्थायी सदन है, जिसका तात्पर्य यह है कि राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती। जिसका तात्पर्य है कि राज्यसभा एक
स्थायी सदन है और राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। और लेकिन इसके जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल जरूर निर्धारित कर दिया गया है। उनके सदस्यों का कार्यकाल जो है वो 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? MPPCS प्री 1994 का प्रश्न है। राज्यसभा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो देखते हैं। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। इसके आधे सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। इसके आधे सदस्य प्रति 3 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। इसके 1/3 सदस्य प्रति 3 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। तो प्यारे साथियों, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसके 1/3 सदस्य जो होते हैं, राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में स्वयं अवकाश प्राप्त करते हैं। उनका कार्यकाल पूरा माना जाता है 6 वर्ष का। इस तरह से ये 17 नंबर प्रश्न होता है। आगे बढ़ते हैं 18वें प्रश्न की तरफ। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। अब राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल फिर से पूछ लिया गया है 42वें BPSC के प्री परीक्षा 1997 में। तो ये 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। अभी मैंने आपको बताया था 6 वर्ष के लिए राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। प्रश्न नंबर 19, राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं। राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके सभी सदस्य आजीवन सदस्य होते हैं। गलत बात है, 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। इसे विघटित नहीं किया जा सकता, यही सही बात है। कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं। 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश तो ग्रहण करते हैं, पर इसका स्थायी सदन होने से कोई भी मतलब नहीं है। बी और सी दोनों सही, ये भी नहीं सही है। तो बी वाला जो है इसे विघटित नहीं किया जा सकता, इसलिए राज्यसभा को स्थायी सदन कहा जाता है। प्रश्न नंबर 20 की तरफ चलते हैं। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल, संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल, राज्यसभा के कार्यकाल के बारे में संविधान में चर्चा की नहीं गई। यहाँ तो बताया गया कि राज्यसभा का जो कार्यकाल है वो समाप्त होने का विषय ही नहीं है। 2 वर्ष में एक बार समाप्त होता है, गलत है। 5 वर्ष में समाप्त हो जाता है, गलत है। प्रत्येक 6 वर्ष में समाप्त होता है, गलत है। 5 वर्ष में समाप्त होता है लोकसभा का कार्यकाल, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल। पर राज्यसभा का कार्यकाल कभी समाप्त नहीं होता, यानी वो भंग नहीं होती, समाप्त होने का विषय नहीं है। और इसके सदस्यों का कार्यकाल जो है वो 6 वर्ष में समाप्त होता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 21 की तरफ। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है? राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है? साथियों, घुमाया जा रहा है 39वें BPSC प्री 1995। आपको पता है राज्यसभा तो भंग ही नहीं होती, ना ही राष्ट्रपति, ना ही उपराष्ट्रपति, ना ही सर्वोच्च न्यायालय। तो सही कौन सा है? उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी कोई भी जो पदाधिकारी है वो राज्यसभा को भंग नहीं कर सकता, क्योंकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है। आज प्रश्न नंबर 22 में देखते हैं। राज्यसभा से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? UPPCS मेंस 2011 का प्रश्न है। देखते हैं कौन सा एक सही पूछा गया है। राज्यसभा का विघटन नहीं होता, ये तो सही लग रहा है। राज्यसभा का विघटन नहीं होता, स्थायी सदन है। इसके सदस्य राज्यों में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाते। अभी मैंने आपको बताया कि इनका निर्वाचन प्रत्यक्ष नहीं होता, अर्थात जनता इनके निर्वाचन में मतदान नहीं करती, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता। यह अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। राज्यसभा की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। राज्यसभा यथाशीघ्र अपने किसी सदस्य को अपना सभापति चुनती है, गलत। राज्यसभा में सभापति जो होता है वो सभा का सदस्य ही नहीं होता, सदन का सदस्य ही नहीं होता। राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति ही सभा का पदेन सभापति होता है। द वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राज्यसभा यथाशीघ्र अपने किसी सदस्य को अपना सभापति चुनती है। भारत के महान्यायवादी को राज्यसभा में बोलने का अधिकार नहीं है, गलत। भारत का जो महान्यायवादी है वो राज्यसभा में भी बोल सकता है और लोकसभा में भी बोल सकता है, उसे दोनों ही सदनों में बोलने का अधिकार है। अब प्रश्न नंबर 22 को देखते हैं। 22 हो गया। 23वें प्रश्न पे आते हैं। राज्यसभा कैसे भंग होती है? फिर से वही प्रश्न आपको घुमाने की कोशिश है। MPPCS प्री 2010। राज्यसभा भंग ही नहीं होती, आपको पता है। पहला है सभापति का कार्यकाल पूरा होने के बाद, गलत। राष्ट्रपति 5 वर्ष बाद भंग कर देते हैं, कभी नहीं। लोकसभा के साथ स्वतः भंग हो जाती, कभी नहीं। उपर्युक्त में से कोई नहीं, यानी राज्यसभा एक स्थायी सदन है, वो कभी भंग नहीं होती। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 24, राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? बार बार वही प्रश्न घुमा घुमा के पूछा जा रहा है कि आप कैसे भी करके गलत ऑप्शन चुन ले, लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि मैं आपको सही चीज़ के बारे में बार बार बता रहा हूं और आगाह कर रहा हूं। राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, मंत्रिपरिषद द्वारा, उपर्युक्त में से कोई नहीं, यही सही उत्तर है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, उसे भंग नहीं किया जा सकता। इसके सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा किया जाता है, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है। और इसके चुनाव करने के लिए राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य मतदान करते हैं। इनका चुनाव समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली
और साथ ही साथ एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा 6 वर्षों के लिए किया जाता है। मतलब सदस्यों को चुनाव 6 वर्षों के लिए, राज्यसभा का कार्यकाल असीमित। प्रश्न नंबर 25, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो आपको पता होना चाहिए, मैंने अभी बताया था, मैक्सिमम जो सदस्य संख्या हो सकती है 250। उसमें से जो 12 सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं 4 अलग अलग क्षेत्रों में, आर्ट, साइंस, लिटरेचर एंड सोशल सर्विसेज। तो 4 क्षेत्रों में आर्ट, साइंस, लिटरेचर एंड सोशल सर्विसेज यानी कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा के क्षेत्र में 12 सदस्य राष्ट्रपति जी नॉमिनेट कर सकते हैं राज्यसभा में। 12 सदस्य, ये 39वें बीपीएससी। बाकी 238 सदस्य राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों से आते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 26 की तरफ। राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है, अभी हमने देखा 12 सदस्यों को, राज्यसभा में 12 सदस्यों को, राज्यसभा में 12 सदस्यों को और लोकसभा में 2 सदस्यों को, जो कि आंग्ल भारतीय समुदाय से आते हैं, आंग्ल भारतीय समुदाय से आते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामांकित की गई, ऐसी कौन सी अभिनेत्री थी जो राज्यसभा के लिए नामांकित की गई होंगी? आर्ट के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में की गई होंगी? भाई अभिनेत्री है ना, तो उनके पास कला है, तो आर्ट के क्षेत्र में की गई होंगी। जयललिता, नरगिस दत्त, वैजंती माला या देविका रानी? तो नरगिस दत्त ऐसी पहली महिला हैं, हीरोइन हैं, जिनको पहली बार राज्यसभा के लिए नामांकित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति के बारे में सही नहीं है? सही नहीं है, नहीं का ध्यान बहुत ही बारीकी से रखना है। यूपीपीसीएस मेंस 2011 में पूछा हुआ प्रश्न है। राज्यसभा को घोषित करना होगा कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में है। सही नहीं है, तो ये तो घोषित करना ही होता है। अगर आपको राज्य सूची के विषय में आर्टिकल 249 के तहत कोई कानून बनवाना है संसद से राज्यसभा को, तो उसे ये घोषित ही करना होगा कि ये जो विषय है ये राष्ट्रीय हित में कारगर है। तो ये उत्तर तो सही है, हमें सही नहीं है ढूंढना है। राज्यसभा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प पारित करना। ये भी मैंने आपको बताया कि ऐसा करने के लिए उसे कम से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प पारित करना ही होगा। ये भी सही है, तुम गलत ढूंढना है। ऐसी विधि संपूर्ण भारत या उसके किसी भी भाग के लिए बनाई जा सकती है। ये भी बताया गया है कि ये विधि जो है या तो पूरे भारत के लिए बनाई जा सकती है या उसके किसी एक छोटे से खंड या भाग के लिए भी बनाई जा सकती है। और ऑप्शन नंबर डी है, राज्य सूची में सम्मिलित विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि केवल राज्यसभा बना सकती है। विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि केवल राज्यसभा बना सकती है, केवल राज्यसभा बना सकती है। तो ऐसा नहीं है साथियों, केवल राज्यसभा विधि नहीं बना सकती। यदि इन तीनों के मद्देनज़र संकल्प पारित कर दिया जाता है, ABC के मद्देनज़र संकल्प पारित किया जाता है, तो ये विधि केवल राज्यसभा नहीं बना सकती, ये विधि बना सकती है संसद। ये विधि बना सकती है संसद। तो गलत ऑप्शन है चौथा, यानी इसका डी जो ऑप्शन है वो सही होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 29 देखते हैं, जो कि यूपीपीसीएस मेंस 2017 में पूछा गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए शक्ति प्रदान करता है? राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए शक्ति मैंने अभी बताया था, ये राज्यसभा की अनन्य शक्ति है, आर्टिकल 249। यदि राज्यसभा में उपस्थित 2/3 सदस्यों के द्वारा बहुमत प्राप्त हो जाए और इस तरह से ये संकल्प पारित हो जाए, तो राज्यसभा राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय हित का दिखाकर संसद को यह अधिकार दे सकती है कि वह उस पर कानून बना ले। ऐसा आर्टिकल 249 पे कहा गया है साथियों। अभी मैंने आपको बार बार ये चीज़ बताई। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 30 देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यूपीपीसीएस में 2017 का प्रश्न है, अच्छा क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। किसी धन विधेयक के लोकसभा द्वारा पारित किए जाने और राज्यसभा को प्रेषित किए जाने के बाद राज्यसभा की सिफारिशें लोकसभा द्वारा सिफारिशों की प्राप्ति के 14 दिन के अंदर अनिवार्यतः स्वीकार की जानी होती हैं। यानी जो राज्यसभा सिफारिश देगी धन विधेयक के संबंध में, वो लोकसभा अनिवार्यतः 14 दिन के अंदर अंदर स्वीकार की जानी होती है और तत्पश्चात उन्हें विधेयक में अंगीकृत किया जाना होता है। तो साथियों, अभी मैंने आपको बताया है कि धन विधेयक के संबंध में जो डिस्क्रिशनरी पावर है, यानी जो अनन्य अधिकार है वो लोकसभा को है। उसमें राज्यसभा की सिफारिशें मानने के लिए वो बाध्य नहीं है लोकसभा, तो इसमें अनिवार्यता स्वीकार की जानी होती है। यही चीज़ गलत है, अनिवार्यता स्वीकार नहीं कर सकती। स्वीकार करना चाहे तो कर सकती है, ना करना चाहे तो नहीं करे। और 14 दिन के अंदर अगर राज्यसभा इस बिल को, जो मनी बिल है या जो धन विधेयक है, इसको आगे नहीं बढ़ाता है, तो उसे स्वतः ही लोकसभा में पारित, राज्यसभा के द्वारा पारित मान लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। ये कथन था और इसका निष्कर्ष भी है या कारण भी है। धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जाता।
तो साथियों ये बात सही है कि धन विधेयक का जो प्रस्ताव है वो राज्यसभा में पेश ना करके लोकसभा में प्रारंभ किया जाता है और पेश किया जाता है। ये लोकसभा की अनन्य शक्ति है जो कि ये राज्यसभा से उसे अलग बनाती है। अभी हमने ऑप्शन देखा था पहले, तो इसमें ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है। ए तो नहीं सही है साथियों, अभी हमने देखा तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। ए और आर दोनों सही है, दूसरे में भी गलत है। ए सही है पर आर गलत है, ये भी गलत है। ए गलत है पर आर सही है, बस यही वाला सही है। ए गलत है पर आर सही है, क्योंकि धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता। ये प्रश्न हो गया आपका। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो कि ये प्रश्न नंबर 31 यूपी पीसीएस प्री 2018 का आया हुआ प्रश्न है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न माना जाता है। निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा का अनन्य अधिकार है? राष्ट्रपति को अपदस्थ करने हेतु कार्यवाही प्रारंभ करना गलत। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अपदस्थ करने हेतु कार्यवाही प्रारंभ करना गलत। एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु कार्यवाही प्रारंभ करना, बस यही वाला ऑप्शन। आर्टिकल 312 के अधीन, मैं बार बार बता रहा हूँ, राज्यसभा अपनी अनन्य शक्ति के द्वारा एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन का प्रस्ताव दे सकती है और उसकी संस्तुति कर सकती है। यह राज्यसभा का अनन्य अधिकार है। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 32, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? संसद के राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है। अभी ये प्रश्न आ चुका है यूपी पीसीएस में 2012 में। अनुच्छेद 115, अनुच्छेद 116, अनुच्छेद 226 या अनुच्छेद 249। राज्य सूची के संबंध में जो संसद को शक्ति प्रदान करती है राज्यसभा, वो आर्टिकल 249 के तहत है। इसकी पूरी प्रक्रिया के बारे में भी हम लोग बात कर चुके हैं। प्रश्न नंबर 33, यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो क्या होता है? राज्यसभा में अगर सरकार पराजित हो जाए, एमपी पीसीएस प्री 1990, प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र देगा? कतई नहीं, ये लोकसभा से संबंधित है। सामूहिक रूप से जो मंत्रिपरिषद है और प्रधानमंत्री है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो उनका मुख्य रूप से जो कहने का मतलब यह है उत्तरदायित्व है वो लोकसभा के प्रति होता है। तो राज्यसभा में अगर सरकार पराजित होती है, प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र कतई नहीं देगा। संसद भंग हो जाती है, ऐसा भी नहीं होगा। राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है, ऐसा भी नहीं होगा। उपर्युक्त में से कोई नहीं, बिल्कुल सही, यही ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 34, निम्नलिखित राज्यों में से किसे राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है? अब इसके लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि लगभग किन राज्यों के पास कितनी सीटें हैं। ये प्रश्न बहुत पुराना है, 1999 का है। तो इस समय पर बहुत सारे राज्यों का बंटवारा जो था वो नहीं हुआ था। उसके बाद कई सारे बड़े राज्यों को तोड़कर, काटकर, उनकी सीमाओं का परिवर्तन करके नए छोटे छोटे राज्य बना दिए। तो इन प्रश्नों को समझने से बेहतर है कि आप जो राज्यसभा की सीटें हैं उनको समझ लें, और ऐसे प्रश्न आप तुरंत अपने आप कर सकते हैं। आइए देखते हैं राज्यसभा में सीटों का आवंटन। राज्यसभा में जब सीटों का आवंटन देख रहे हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जिनके पास मैक्सिमम सबसे ज़्यादा सीटें हैं। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश का राज्यसभा में जो सीटें हैं वो हैं 31। राज्यसभा में सीटों का आवंटन, उत्तर प्रदेश के पास 31 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश के पास 31 सीटें हैं जो कि मैक्सिमम है। लोकसभा में उत्तर प्रदेश के पास 80 सीटें हैं। लोकसभा में 80 सीटें। महाराष्ट्र के पास 19। राज्यसभा में उत्तर प्रदेश के पास 31, महाराष्ट्र में 19, तमिलनाडु में 18, बिहार और वेस्ट बंगाल में 16, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में 11, ओडिशा और राजस्थान की 10 और केरला की 9, असम, पंजाब, तेलंगाना की 7, झारखंड की 6। आइए मौके पर इसे याद कर लेते हैं, 5 मिनट का टाइम लगेगा। तो हम सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले जो सबसे मैक्सिमम सीटें राज्यसभा की हैं। राज्यसभा में सीटों का जो आवंटन है वो हमारे संसद में जो चौथी अनुसूची है, चौथी अनुसूची में किया गया है। राज्यसभा में सीटों का जो आवंटन है वो चौथी अनुसूची के अधीन किया गया है, जिसमें प्रत्येक राज्य में या प्रत्येक राज्य को राज्यसभा में कितनी सीटें मिली हैं उसके बारे में बताया गया है। उत्तर प्रदेश को 31 सीटें, उत्तर प्रदेश को 31 सीटें, उत्तर प्रदेश को 31 सीटें। इसके बाद नंबर 2 पर महाराष्ट्र आता है 19 सीटों के साथ महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है। तमिलनाडु 18 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर है। पहले 3 याद कर लीजिए, उत्तर प्रदेश 31, महाराष्ट्र 19 और फिर तमिलनाडु तीसरे पर है। ता से तमिलनाडु, ता से तीसरा, यानी 18 सीटें हैं इसके पास। इसके बाद 16 सीटों वाले 2 स्टेट हैं, बिहार और वेस्ट बंगाल। बिहार और वेस्ट बंगाल के पास 16 सीटें हैं। बिहार और वेस्ट बंगाल के पास 16 सीटें हैं। आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के पास 11-11 सीटें हैं। आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के पास इक्वल सीट्स हैं, 11-11। ओडिशा और राजस्थान के पास 10 सीटें। ओडिशा और राजस्थान के पास 10 सीटें। ओडिशा में ओ आ रहा है, यानी 0 वाला 10। ओडिशा और राजस्थान के पास 10 सीटें हैं। केरला के पास 9 सीटें हैं। केरला के पास 9 सीटें हैं। असम, पंजाब और तेलंगाना के पास 7। असम, पंजाब और तेलंगाना के पास 7 और झारखंड के पास 6 और झारखंड के पास 6 सीटें हैं। झारखंड के पास
6 सीटें। इसके साथ ही हम देखते हैं स्टेट्स हैविंग ओनली 1 सीट्स इन राज्यसभा, 1 सीट इन राज्यसभा, ऐसे राज्य जिनके पास केवल 1 सीट है राज्यसभा में। तो हमने ये बनाया है एक छोटी सी ट्रिक है कि पूर्वोत्तर की जो 7 बहनें मानी जाती हैं, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड और मिज़ोरम, इन सभी सातों राज्यों के पास राज्यसभा में प्रतिनिधित्व 1 सीट का है। इसके साथ साथ गोवा और पांडिचेरी में भी सिर्फ एक सीट है। पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम और मणिपुर, इनके पास एक सीट है। उसके साथ गोवा में 1 सीट है और पुडुचेरी में भी 1 सीट है। और राज्यसभा की अगर हम यूनियन टेरिटरीज यानी कि संघ शासित राज्यों में सीटों का बंटवारा देखें तो दिल्ली के पास, जो कि एनसीआर है, दिल्ली एनसीआर के पास 3 सीटें हैं, पौंडीचेरी के पास 1 सीट है और जम्मू कश्मीर के पास 4 सीटें हैं। 4, 3, 7 और 1, 8 सीट टोटल यूटी में बटी हुई हैं। दिल्ली के पास 3 सीटें, पौंडीचेरी के पास 1 सीट और जम्मू एंड कश्मीर के पास 4 सीट्स हैं यूनियन टेरिटरीज में। तो हमने ये सारी सीट्स देख ली। अब जो भी प्रश्न हैं हमारे पुराने या नए, हम उनको आसानी से हल कर सकते हैं सिर्फ सीटों के बंटवारे के पता होने से। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। प्रश्न नंबर 35 में भी पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में आवंटित स्थान निम्न में से किन राज्यों को आवंटित स्थानों का योग है। ये सन 2000 का प्रश्न है। तब छौझा यानी 2000 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड जो है वो उत्तर प्रदेश से अलग हुए थे। उस समय पर चीज़ें अलग थीं, परंतु अब आपको पता है उत्तर प्रदेश के पास 31 सीटें हैं और अगर आज का समय में ये क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से इस प्रश्न का उत्तर दे सकेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 36, नीचे कुछ राज्यों और राज्यसभा में उन्हें आवंटित सदस्य संख्या की सूची दी गई है, उनमें से कौन सुमेलित नहीं है। आइए देखते हैं साथियों। हमने जो अभी देखा था उसमें देखा कि तमिलनाडु सबसे पहले हमारे पास यूपी था, यूपी के पास 31 सीटें थी। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र था, महाराष्ट्र के पास 19 सीटें थी, तो यानी ये दूसरा ऑप्शन सही है। तीसरे नंबर पर हमने तमिलनाडु को देखा था, तमिलनाडु के पास 18 सीटें थी, ये जो दूसरे के बाद तीसरा ऑप्शन है ये भी सही है, तमिलनाडु के पास 18 सीटें हैं। इसके बाद चौथे नंबर पर बिहार और पश्चिम बंगाल थे, बिहार और वेस्ट बंगाल थे, जिनके पास 16 सीट्स थी। जिनके पास कितनी सीट्स थी? 16 सीट्स थी। तो ये 16 सीट वाला भी सही है, यानी गलत कौन सा होगा? चौथा ऑप्शन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश गलत है, क्योंकि मध्य प्रदेश के पास अभी हमने देखा मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश के पास 11 सीटें हैं। मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश के पास 11 सीट्स हैं, इसलिए ये ऑप्शन गलत होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं 36 के बाद 37वें प्रश्न पर। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। हम इसी को सीधे मिला लेते हैं तो उसमें कूट की प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। राज्य और राज्यसभा में सीटें, सबसे पहले हमने देखा महाराष्ट्र का, हमें पता है महाराष्ट्र में टोटल सीट्स हैं 19 बिल्कुल सही है, पहले डायरेक्ट मिल जाएगा। पश्चिम बंगाल में भी हमें पता है, वेस्ट बंगाल और बिहार में सीटों की जो संख्या है वो 16 है। अब आंध्र प्रदेश की भी सीटें हम अभी देख के आए हैं, अगर आप ध्यान से देखें तो आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के पास 11 सीटें हैं। आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के पास 11 सीटें हैं। आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के पास कितनी सीटें हैं? 11 सीटें। तो आंध्र प्रदेश के पास 11 सीटें हैं, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के पास 11 सीटें। अब ये 2002 का प्रश्न है मित्रों, तो यहाँ पर थोड़ा सा अंतर है, तो आप ये याद रखिए आंध्र प्रदेश के पास 11 सीटें हैं तो ये इससे मिल जाएगा और कर्नाटक 18 सीटों से मिल जाएगा। तो साथियों, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, अब पहले 18 सीटें, अब आप एक बार फिर से देख सकते हैं यहाँ पर जो नया आवंटन है उसमें कर्नाटक के पास 9 ही सीटें रह गई हैं। कर्नाटक के पास 9 सीटें और आंध्र प्रदेश के पास 11 सीटें। कर्नाटक के पास कितनी सीटें रह गई हैं? 9 सीटें। और आंध्र प्रदेश के पास कितनी सीटें आ गई हैं? 11। तो हम चारों का एक बार फिर से देख लेते हैं जिससे हमारे दिमाग में ये बात याद रहे। आंध्र प्रदेश के पास 11 सीटें, महाराष्ट्र के पास तो 19 सीटें हैं ही, कर्नाटक के पास 9 सीटें, करना ना आया ना से 9, करना यानी ना से 9, फिर पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल के पास 16 सीट्स। ये राज्यसभा का इनका बंटवारा है। आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के पास 11 सीटें थी। सीटें अगर हम याद कर लें, एक बार इस चार्ट को याद कर लें, तो ये प्रश्न हमारे लिए बिल्कुल भी कठिन नहीं रहेगा। अब प्रश्न नंबर 38 आया, यूपी पीसीएस प्री 2017 का प्रश्न है। इसमें भी सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। 2017 है तो हाल ही का है, ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम होने वाली नहीं। हमने अभी देखा कर्नाटक ना आया ना यानी कि 9। फिर इसके बाद केरल ओडिशा 2, दोनों की सीट्स हमने अभी देखी थी, आप पीछे जाके एक बार फिर से देख सकते हैं। केरल की 9 है, केरला की 9 है। कर्नाटक की जगह ध्यान रखिएगा साथियों, ये कर्नाटक है, कर्नाटक की जगह केरला है। केरला की 9 सीट्स हैं। ये जो मैंने यहाँ पर आपको बताया इसमें छोटी सी मिस्टेक हो गई है, इसको यहाँ पर छोड़ दीजिएगा। ये जो केरला है, केरला की सीट्स 9 है। केरला क्योंकि हाँ पॉपुलेशन यहाँ की कम है साथियों, थोड़ी छोटी सी मिस्टेक है, इसको
ये मैं सॉरी हूँ। आगे देखते हैं, केरल की सीट से 9, केरल की सीट से 9, केरल की सीट से 9, केरल की सीट से 9। ओडिशा की सीट्स आप देख सकते हैं, एक बार मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। ओडिशा राजस्थान 10 सीटों के साथ है। ओडिशा और राजस्थान 10 सीटों के साथ है, इसलिए बार बार इधर ले आ रहा हूँ कि आपको ये चीज़ याद रहे। ओडिशा और राजस्थान 10 सीटों के साथ है। ओडिशा और राजस्थान 10 सीटों के साथ है। ओडिशा और राजस्थान 10 सीटों के साथ है। ओडिशा और राजस्थान कितनी सीटों के साथ है? 10 सीटों के साथ है। और कुछ दिख रहा है आपको दोस्तों? ओडिशा और राजस्थान 10 सीटों के साथ है। ओडिशा और राजस्थान कितनी सीटें हैं? ओडिशा और राजस्थान के पास 10। ओडिशा और राजस्थान के पास 10 सीटें। गुजरात के पास 11 सीटें। गुजरात के पास कितनी सीटें हैं साथियों? 11 सीटें। गुजरात के पास 11 सीटें। गुजरात के पास 11 सीटें। गुजरात के पास 11 सीटें और कर्नाटक के पास 12 सीटें। कर्नाटक के पास 12 सीटें। हम फिर से लिख लेते हैं, गुजरात, कर्नाटक, केरला और ओडिशा। गुजरात के पास कितनी सीटें हैं? 11 सीटें। कर्नाटक के पास कितनी सीटें हैं? 12 सीटें। केरला के पास है 9 सीट और ओडिशा के पास है 10 सीटें। गुजरात 11, कर्नाटक 12, केरला 9 और ओडिशा 10। ओडिशा 10 और ओडिशा 10। ओडिशा के पास है 10 सीट्स। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आइए देखते हैं, ये 2018 का प्रश्न है। इसमें भी सीटें सारी सही होंगी, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। महाराष्ट्र के पास हमें पता है पहले से ही 19 सीटें हैं। तमिलनाडु के पास हमें पता है 18 सीटें हैं। तीसरे नंबर पर आता है ये, ता से तमिलनाडु, ता से तीसरा। ओडिशा के पास हमने अभी देखा था, आपने भी मेरे साथ ये चीज़ देखी कि ओडिशा के पास 10 सीटें हैं। और तो गलत कौन सा है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के पास हमने देखा था सीटों की संख्या 11 थी। आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के पास सीटों की संख्या 11 थी। सीटों से जुड़े हुए प्रश्न अक्सर परीक्षा में आते रहते हैं, इसलिए आपको कम से कम शुरुआत के 5 से 6 स्टेट बिल्कुल पक्के याद होने चाहिए। यूनियन टेरिटरीज़ की सीट्स याद होनी चाहिए कि दिल्ली के पास कितनी सीटें हैं, जम्मू कश्मीर के पास कितनी सीटें हैं, पुडुचेरी के पास कितनी सीटें हैं। इसके साथ साथ 1 सीट वाले सभी स्टेट्स याद होने चाहिए, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आने पाए इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने में। अगर 1-2 को एलिमिनेट भी कर लेंगे तब भी प्रश्न आसानी से कर ले जाएंगे। तो आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के पास 18 सीटें ना होकर 11 सीटें हैं। ओडिशा के पास 10 सीटें हैं। तमिलनाडु के पास 18 सीटें हैं और महाराष्ट्र के पास 19 सीटें हैं। ये MPPCS प्री 2018 हाल ही का प्रश्न है। आगे देखते हैं 40वां प्रश्न। अब संख्या वाले प्रश्न खत्म हो चुके हैं और अगले तरीके के प्रश्न शुरू हो गए हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य से राज्यसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की संख्या सबसे कम है? राज्यसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की संख्या सबसे कम है, ये हमें सोच के बताना पड़ेगा कि सबसे कम सदस्य कहाँ से आते हैं। छत्तीसगढ़ से, हिमाचल प्रदेश से, झारखंड से या जम्मू कश्मीर से। अभी हमने देखा था जम्मू कश्मीर का साथियों 4 सदस्य आते थे। जम्मू कश्मीर से 4 सदस्य, झारखंड से आते हैं 6 सदस्य, हिमाचल प्रदेश से आते हैं 3 सदस्य और छत्तीसगढ़ से आते हैं 5 सदस्य। छत्तीसगढ़ से 5, हिमाचल प्रदेश से 3, झारखंड से 6 और जम्मू कश्मीर से 4। तो सबसे कम जो सदस्यों की संख्या है वो हिमाचल प्रदेश की है, यानी हिमाचल प्रदेश से सबसे कम सदस्य चुन के आते हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हिमाचल प्रदेश। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 41। अब राज्यसभा के अध्यक्ष से संबंधित प्रश्न देखते हैं। राज्यसभा का अध्यक्ष UPUDLDA प्री 2013 का प्रश्न है, संसद द्वारा चयनित होता है। राज्यसभा का अध्यक्ष संसद द्वारा चयनित कतई नहीं, मैंने आपको पहले ही बताया। राज्यसभा का अध्यक्ष राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है, बस यही वाला ऑप्शन सही है। राज्य परिषद के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, नहीं। राष्ट्रपति द्वारा चुना जाता है, नहीं। उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है। द वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। आगे बढ़ते हैं 42वें प्रश्न की तरफ। किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता? UPPCS प्री 1992 48 से 52 में, BPSC प्री 2008 का प्रश्न है। तो राज्यसभा ऐसा सदन है जहां का जो अध्यक्ष है वो उस सदन का सदस्य नहीं होता, कोई बाहरी व्यक्ति होता है जो कि उपराष्ट्रपति होता है। आगे बढ़ते हैं, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? देश का उपराष्ट्रपति। देश का उपराष्ट्रपति UPPCS मेंस 2011 का प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस एक सदन का अध्यक्ष एक गैर सदस्य होता है? एक गैर सदस्य होता है, तो अभी बार बार वही प्रश्न आ रहा है। राज्यसभा का है, UPUDLDA मेंस 2010 का प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न नंबर 44 के बाद प्रश्न नंबर 45, निम्न में कौन राज्यसभा का अध्यक्ष होता है? कौन है जो राज्यसभा का अध्यक्ष है? वो है भारत के उपराष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति जो कि इस समय जगदीप धनखड़ जी हैं। जगदीप धनखड़ जी हैं वो भारत के उपराष्ट्रपति हैं और वही राज्यसभा के चेयरमैन भी या चेयरपर्सन भी हैं। आगे बढ़ते हैं, राज्यसभा का चेयरमैन कौन है? भारत के उपराष्ट्रपति। बार बार वही प्रश्न आ रहा है, इसका मतलब आप समझ सकते हैं ये प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट है। राज्यसभा के वर्तमान सभापति कौन है? जगदीप धनखड़ जी। जगदीप धनखड़ जी जो हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं वर्तमान समय के, वही जो हैं राज्यसभा के वर्तमान सभापति हैं। और ओम बिरला जी जो हैं ये हमारी लोकसभा के अध्यक्ष हैं। लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला।
मीरा कुमार पहली महिला अध्यक्ष रही हैं लोकसभा की, और हामिद अंसारी हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति रहे हैं। MPPCS प्री 2010 का प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 48, राज्यसभा के सदस्य बनने हेतु अर्हताओं के संदर्भ में निम्नलिखित अभिकथनों पर विचार कीजिए और उसके नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। MPPCS प्री 2018 का प्रश्न है। सदस्य बनने के लिए जो अर्हताएं हैं उनके नीचे दिए गए जो अभिकथन है उनके सही उत्तर चुनना है। उम्र कम से कम 30 वर्ष हो, बिल्कुल सही। राज्यसभा में सदस्य बनने के लिए कम से कम 30 वर्ष उम्र और लोकसभा के लिए 25 वर्ष उम्र। जहां से व्यक्ति को निर्वाचित किया जाता है उस राज्य की मतदाता सूची में मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। साथियों, ये ऑप्शन ध्यान देने योग्य है। सन 2003 तक ऐसी व्यवस्था थी कि जो राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य जहाँ से चुने जाएंगे वहाँ की मतदाता सूची में उनका नाम होना अति आवश्यक था। पर 2003 के बाद राज्यसभा के लिए ऐसी मान्यता जो है वो समाप्त कर दी गई है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आपको किसी भी राज्य की आप किसी भी स्थान के जो है हो सकते हैं मतदाता सूची के वोटर। ऐसा जरूरी नहीं है कि जहाँ से आप चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ पर मतदाता सूची में आपका नाम होना आवश्यक है। ऐसा सिर्फ राज्यसभा के लिए किया गया है। साथियों, ध्यान रखिएगा। राज्य के अंतर्गत लाभ का पद आधारित नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही है, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। अगला ऑप्शन देखते हैं। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि जो इसका दूसरा ऑप्शन है वही वाला गलत है, और पहला और तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, दूसरा ऑप्शन अब गलत हो गया है, जो कि पहले 2003 तक सही था। प्रश्न 2008 का है। आगे बढ़ते हैं। 49वां प्रश्न देखते हैं। राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। अभी हमने देखा UP UD LDA पूछा गया है प्रश्न। साथियों, अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ हम लोग मेहनत करते हैं। मैं उत्कर्ष श्रीवास्तव काफ़ी मेहनत करने की कोशिश करता हूँ और प्रभु से कामना करता हूँ कि आप सब भी जल्दी से जल्दी जो है किसी अच्छी जॉब को प्राप्त करें। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा कि मेहनत का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। अगर आपको सच में सक्सेसफुल होना है तो आपको रियल हार्ड वर्क करना ही होगा। सब कुछ छोड़कर करीब 1 साल अपने करियर को दे दीजिए और कोई भी आपको सफल होने से नहीं रोक सकता। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने साथियों के साथ, अपने ग्रुप्स में, कोचिंग ग्रुप्स में। बताइए उनको कि हमारी 50 क्वेश्चन की जो डेली 50 क्वेश्चन की सीरीज़ है, जिससे आप अपने टॉपिक्स की जो तैयारी है वो टेस्ट कर सकते हैं और लगातार अगर नहीं भी आता है आपको तो एक्सप्लेनेशंस के ज़रिए उस नॉलेज को प्राप्त कर सकते हैं। कोई बात समझ में नहीं आती है या कुछ अच्छा लगता है या कुछ नहीं अच्छा लगता है तो आप हमें कमेंट के ज़रिए ये बात बता सकते हैं। हम आगे से आपकी चीज़ों का ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 50, राज्यसभा की निश्चित सदस्य संख्या कितनी है? निश्चित सदस्य संख्या यानी मैक्सिमम सदस्य संख्या 250, जिसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत 4 क्षेत्रों में 8 साइंस, लिटरेचर, सोशल सर्विस में, और जो 238 सदस्य हैं वो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से हैं। अलग अलग राज्यों की सीट्स का भी हम लोगों ने अभी डिस्कशन किया था। फिर राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ? राज्यसभा का जो सर्वप्रथम गठन हुआ है वो कब किया गया था? ये प्रश्न भी अच्छा है और काफ़ी बार पूछा जाता है। तो याद रखिए साथियों, राज्यसभा का पहली बार गठन सन 1952 में हुआ था। सन 1952 में हुआ था सर्वप्रथम इसका गठन। 3 अप्रैल 1952। इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को, इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को, पहली बैठक 13 मई 1952 को। पहली बैठक कब हुई थी राज्यसभा की? 13 मई सन 1952 को हुई थी और इसका पहली बार गठन 3 अप्रैल सन 1952 को, पहली बैठक 13 मई सन 1952 को की गई थी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब ये प्रश्न हमारा आखिरी प्रश्न है। निम्नलिखित में से राज्यसभा के विषय में कौन सही है? छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2013 का प्रश्न। यह भंग नहीं की जा सकती, बिल्कुल सही। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, यही गलत है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, यह भी सही है। 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य को रिटायरमेंट होता है। इसके सदस्य 25 वर्ष से कम आयु के नहीं होने चाहिए, गलत है। ये लोकसभा के लिए सही है पर राज्यसभा के लिए गलत है, क्योंकि राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष की होती है। तो हम देख रहे हैं पहला और तीसरा ऑप्शन सही है, बाकी 2 ऑप्शन गलत हैं। तो पहला और तीसरा ऑप्शन जो है वो सही है, यानी इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है सी जो है वो बिल्कुल सही है। साथियों, इसी के साथ मैं इस वीडियो का एंड करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप हमारे वीडियो को लाइक करेंगे, इसे अपने साथियों के साथ शेयर करेंगे और चैनल को भारी संख्या में सब्सक्राइब करेंगे, जिससे हम भी जल्दी से जल्दी आपकी बहुत अच्छे से मदद कर सकें और सफल होने में आपकी सहायता कर सकें। धन्यवाद साथियों। एग्जामिस्तान शून्य से शिखर तक उत्कर्ष श्रीवास्तव के द्वारा आपसे आज के लिए विदा लेता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।